फिक्र मोमिन की, जुबां दाग की, गालिब का बयां। मीर का रंग सुखन हो तो गजल होती है, सिर्फ अल्फाज ही माना नहीं पैदा करते, जज्बाए खिदमत फन हो तो गजल होती है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात हिंदुस्तान के माया नाज शायर, हमारे फिल्मों के बहुत ही बड़े, जिन्हें कहना चाहिए बहुत ही मकबूल शायर, गीतकार जनाब मजरू सुल्तानपुरी साहब से करवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी एक ऐसा नाम है जिसमें सिमटे हैं जिंदगी के तजुर्बात के 53-54 साल, ऐसे साल जिनमें कभी तलखी है, कभी मोहब्बत है, कभी सुकून है, कभी बेकरारी है, कभी दिलकशी है, कभी दिल लगी है। मजरू साहब ऐसे शायर हमारी फिल्मों के लिए वरदान हैं, जिन्होंने अदब को बचाते हुए, अदब की खिदमत करते हुए सिनेमा को ऐसे गीत, ऐसे नगमात से नवाजा है जिनको सुनकर धड़कते दिल तो क्या, पत्थर का दिल भी गुनगुनाने लगे। आज हम आपकी मुलाकात जनाब मजरू साहब से करवा रहे हैं। मजरू साहब, मैं आपको आपके चरणों में नमस्ते करता हूँ, सिर झुकाते हुए आपका आदाब करता हूँ, और दूरदर्शन के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजरू साहब, आपकी ज़िंदगी तो चल ही रही है, एक गंगा की तरह बह रही है, गीतों के साथ, नगमों के साथ। इससे पहले कि सफ़र में आगे बढ़ें, वहाँ पहुँचें जहाँ से आपने अपने सफ़र की शुरुआत की, और जब आप फिल्मों में आए गीतकार की हैसियत से, तो उस समय वहाँ क्या माहौल था, क्या चल रहा था, क्या सिलसिला था, किस तरह आपने इंडस्ट्री में अपना कदम रखा? पहले तो मैं बहरहाल तहज़ीब के तकाज़े के एतबार से आपने जो मुझे इज़्ज़त दी, इसका शुक्रिया अदा करूँगा। और अब जो सवाल फरमा रहे हैं आप, तो जाहिर है कि मैं एक सॉन्ग राइटर के हिस्से से फिल्म लाइन में आया था, किसी रिसर्च स्कॉलर के हिस्से से नहीं जी। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं अपनी बात किस हद तक मुकम्मल कर सकूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरी याददाश्त याराई करती है, उस वक्त उर्दू वालों का ज़्यादा बोलबाला था जिस वक्त मैं आया। और एक ही नाम मेरी जहन में आ रहा है उस वक्त, हिंदी का, प्रदीप जी। लेकिन प्रदीप जी की लिखाई भी, उसमें हिंदी की तरफ झुकाव तो ज़रूर था, वरना वो डायलेक्ट में लिखते थे, और कभी कभी उर्दू मिला हुआ लफ्ज़, वो कितना बदल गया इंसान के किस्म के, और कभी हिंदी की तरफ झुकाव होता था कि इस धरती से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, इस तरह भी कहते थे। तो लेकिन उस ज़माने में तो उन्होंने नहीं कहा था ये। उस ज़माने में वो क्या, उनका बहुत मशहूर था, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूँ रे, तो हाँ, मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूँ रे। तो अब जाहिर है कि ये फोक ज़्यादा है, हिंदी की तरफ इसका झुकाव, मगर इसे हिंदी नहीं कह सकते, उर्दू भी नहीं कह सकते, फोक ही कह सकते हैं इसे। तो ऐसे गीतों की दूसरी पोजीशन थी, अव्वल पोजीशन उर्दू के गीतों की थी। जैसे डॉक्टर सफदर के ज़माने में गीत चल रहा था, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, या नक्शब की कव्वाली थी बहुत मशहूर, आहें न भरी शिकवे न किए, कुछ भी न ज़बां से काम लिया। ये खालिस उर्दू की शायरी थी, और उर्दू की शायरी डोमिनेट कर रही। दरअसल ये शुरू हुई है न्यू थिएटर्स से। आपका सवाल बहुत मुनासिब और बहुत माकूल है, लेकिन मेरे साथ दुश्वारी है कि मैं उर्दू वाला हूँ, कहीं उसे उसमें असबियत का पहलू न तलाश कर लिया जाए। हालांकि मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके जो मैंने देखा वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त कोई रिसर्च स्कॉलर के हिस्से से तो आया नहीं था, मैं एक सॉन्ग राइटर के हिस्से से आया था। इसलिए आम तौर पर जो मैंने देखा वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि उस वक्त उर्दू का बोलबाला था। और उर्दू का बोलबाला असल में शुरू हुआ है बीएन सरकार के यहाँ से, कलकत्ते से, इसलिए कि हमारी फिल्म लाइन की गोया एक तरह से बुनियादी वहाँ से पड़ती है। हाँ, तो वहाँ पर आरजू लखनवी जो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, उनकी बड़ी इज्जत थी। और वो सरकार, बीएन सरकार कहते थे, देखो
ये इसको वैद और कुरान का श्लोक समझ लो, इसमें कोई बदला नहीं जाएगा और तुम इस वर्डिंग को फॉलो करो, इसकी धुन बनाओ। तो उस ज़माने में लिखा पहले जाता था, धुन बाद में बनती थी, और राइटर का बहुत बड़ा रुतबा था। तो कुछ तो साइकोलॉजिकली ऐसा हुआ कि उर्दू का इन्फ्लुएंस आया, इसलिए कि उर्दू को शायर को इतनी बड़ी जगह दी गई। तो उस वक्त उर्दू या फोक डायलेक्ट ये इसका बोलबाला था। और आज भी अगर हम देखें, आज के ज़माने में भी अगर हम देखें, तो हकीकत यही है कि हिंदी का बहुत कम योगदान है फिल्मों में, शायद इस वजह से कि डायलॉग्स इस तरह के होते हैं और जो ज़बान बोलता है कैरेक्टर वो उर्दू से मिलती जुलती होती है, लिहाजा उर्दू वाइट किस्म के गाने भी होते हैं। और हिंदी में मैंने तो देखा कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने दो एक गीत लिखे, जैसे ज्योति कलश छलके या राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, वो इस किस्म के दो चार गीत मिलेंगे, मगर बहुत रेयर है। पहले आप सुनते हैं कुछ, उसके बाद ये गौर करते क्या कहा गया, क्या कहा गया। जी जी, पहले आवाज आप तक पहुंचती है, जी जी, उसके बाद फिर मफहूम पहुंचता है, जी जी जी, फिर ये कि कैसे कहा जा रहा है ये आता है। तो अब ये चीजें जो है हमारी ऑडियंस जो है वो तो एंजॉय करने के लिए गाना सुनती है जी, वो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती क्या कि कितना गहरा मामला है, मसला है, क्या बात है, योगदान कितना है इसमें, वही झगड़े में नहीं पड़ना जी चाहिए। जी, उसको सुनने में जो अच्छा लगा तो कहती भाई लता मंगेशकर ने बड़ा अच्छा गाना गाया, जी 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 जी, रफ़ी ने बड़ा अच्छा गाना गाया, बड़ा अच्छा लिखा है, ये बहुत कम लोग कहते हैं। अच्छा हाँ, उसके बाद बात है यार उसने बनाई धुन भी अच्छी धुन बड़ी मीठी है, धुन बड़ी सी, लिखने की बात नहीं आती, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि वो इल्म की बात है। जी जी जी, और इल्म की बात जहाँ आएगी जाहिर है कि लोग जरा करनी काट जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो राइटर जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, कभी नहीं भी आता। लेकिन अब माहौल बदल चुका है मजरू साहब, शायरों की अहमियत, उनकी प्रेजेंस और उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगा है, क्योंकि धुनों के साथ साथ लफ्ज़ भी हमेशा से चलते रहे हैं। ये बात दीगर है कि लोग ये जांच पड़ताल नहीं करते थे किसने लिखा है, जैसे अभी आपने फरमाया कि गाया बहुत अच्छा है, फिर धुन बहुत अच्छी बनी है, शायर तीसरे नंबर पे आता है। तो आप लोगों ने ही अपने बेहतरीन कलाम से, बेहतरीन राइटिंग से लोगों में शायर की अवेयरनेस को जगाया है, ये तो ज़रूर किया आपने। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका गीत लिखने का सिलसिला बढ़ता रहा, आज़ादी से पहले का क्या तसव्वुर था और आज़ादी के बाद क्या तसव्वुर था गानों के बारे में, क्या डिफरेंस है दोनों दौर में? आज़ादी से पहले वेस्ट का इन्फ्लुएंस हमारी समाजी ज़िंदगी पर इतना नहीं था। अच्छा, इसलिए ज़्यादा इंडियनाइज होते थे हमारे गाने। आज़ादी से पहले? आज़ादी से पहले। अच्छा, आज़ादी के बाद जी ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता हमारी संस्कृति और कल्चर, नहीं, हमारे ये जो नसाब तालीम है जी, जिसको आप प्रॉस्पेक्टस कह लीजिए, जी जी जी, हाँ, यही मेरे ख्याल में बदल गया, करप्ट हो गया मेरे ख्याल में, और उसमें ज़्यादातर नॉन इंडियन किस्म की बातें आ गई। मसलन मेरे बच्चे, मेरी बेटियां पहली 3 थी जी, तो वो चाहती थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने, तो मैं कहता देखो भाई घर में कोई अंग्रेजी बात नहीं होगी, घर में मादरी ज़बान में बात होगी। तो बच्चे करने लगी। 1 महीने के बाद मेरे पास नोट आता है कि साहब आपकी बच्चियाँ इंग्लिश स्पीकिंग में कमज़ोर है। तो अब एजुकेशन का डिपार्टमेंट ऐसे टीचर्स को, ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे लोगों को बताए कि भाई हमारा इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो समझते कि नहीं हमारा अंग्रेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाचे वो घरों में आप देखिए तो ज़्यादातर अंग्रेजी में बातें होती हैं हमारे घर में, जी जी, अपनी मादरी ज़बान छोड़ के। जी जी, इतना इन्फ्लुएंस कर गया है अंग्रेजी कल्चर हमारे ज़िंदगी में कि हम पाजामा और धोती पहनना भूल गए। जी जी, उसमें अपनी शर्म महसूस करते हैं कि लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, हाँ, हम क्यों नहीं पहनते, ओल्ड फैशन है। ये आज़ादी की बात की देन है। मैं तो आज़ादी से पहले इतना नहीं था। जी जी, आज़ादी के बाद चूंकि एक नई करवट ली हमारे मुल्क ने, लोगों की सोच समझ को एक नया ऑरा मिला, एक नई तलाश मिली, एक नई चीज़ मिली, तो उस ज़माने में गानों का, गीतों का, अल्फाज का वो जो माहौल था वो किस तरह बनता हुआ चला आगे, और आपने किस तरीके से एक नई करवट के साथ अपने आप को मिला लिया? मैंने अभी प्राइवेट गुफ्तगू में आपसे जिक्र किया था जी कि मुझे कभी कोई दुश्वारी नहीं होती गीत लिखने में जी, इसलिए कि मैं कैरेक्टर को फॉलो करता हूँ जी, कैरेक्टर के मैनरिज्म क्या है, कैरेक्टर की वोकेबुलरी क्या है, वो किस ज़बान, कौन सी ज़बान उसको सूट करेगी, और
चंचल है या सोबर है, फिलासफर टाइप का है या ऐसे ही कैजुअल टाइप का है, ये देखेंगे हम। और उस कैरेक्टर के हिसाब से जब हम लिखते हैं तो हमें कोई दुश्वारी नहीं होती। फिल्मी गीतों में मजरू साहब ने कितनी खूबसूरती और शाइस्तगी से कैरेक्टर के मुताबिक, स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंगली और तासुरात के बिल्कुल साथ चलते हुए जो गाने लिखे हैं, वाह, मैं कह रहा हूँ ये काम बड़े बड़ों के बस का नहीं है। मजरू साहब, आपको बतौर शायर जो अहले सुखन है वो जानते ही हैं, आवाम आपको गीतकार के रूप में जानता है, लेकिन आपकी शायरी में जो इतने शेड्स, एक तरफ तो आप कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते कारवां बनता गया, और एक तरफ आप कहते हैं दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बोलो, या जोड़ी हमारी जमेगी खूब जानी कैरेक्टर के हिसाब से। फिर आप एक तरफ कहते हैं दर्द पुकार चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा। एक तरफ कहते हैं राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जो ये कलर हैं, चलो सजना जहां तक घटा चले, लगा के मुझे गले, ये जो जिंदगी के कैरेक्टर तो एक तरफ हुए, बतौर शायर जो आपने जिंदगी के हजारों रंग लाए हैं अपने उसमें, इसके पीछे आपकी क्या कोशिशें और क्या ख्यालात हैं? देखिए, जहाँ तक शायरी का सवाल है जी, वहाँ तो हम खुद किरदार होते हैं अपना। वाह वाह, क्या बात है। अपना कैरेक्टर खुद होते हैं और अपने तौर पर सोचते हैं जी, और कोशिश ये करते हैं कि हमारी बात इतनी उसमें जनरलाइजेशन हो जी, कि हर आदमी अपने आप से आइडेंटिफाई कर ले, कैरेक्टर के अलावा भी। कैरेक्टर के अलावा ही। जी अच्छा, लेकिन फिल्मों में हमें आके हमें महदूद हो जाना पड़ता है। जी, फिल्मों में हमें ये महदूद होना पड़ता है कि हम किरदार की बोली, उसके मैनर्स, उसका कल्चरल लेवल या क्या है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। जी जी तो हम वहाँ बंद जाते हैं। तो हमारा काम इन दिनों जी, जो है वो एक्टिंग की शक्ल में आ जाता है। जी जी, गोया हम वर्ड के थ्रू एक्ट करते हैं। वाह 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 वाह, वर्ड के थ्रू एक्ट जी करते जी हैं। जी 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 तो इसलिए ये जो फर्क है, मसलन अब एक चंचल लड़की है, जी, वो कूद के मोटर के बोनट पर खड़ी हो जाती है, कहीं इधर कूद रही, कहीं वहाँ कूद रही है, तो जाहिर है कि जब वो अपने महबूब से कहती है कि देख भाई, मैं ज़्यादा झगड़े वगड़े नहीं जानती, मैं दिल विल प्यार व्यार मैं नहीं जानती, क्या बात है, वाह मैं वाह, जानू तो जानू, मैं बस इतना कि इतना- बस तुझे अपना जानू, अपना जानो, मैं वाह तुझे अपना जानती हूँ, ज़्यादा झगड़े में पड़ती नहीं, मुझे सब नहीं मालूम। तो वो कैरेक्टर उसी टाइप का है, करेक्ट, तो मुझे उसी तरह सोचना पड़ा। जी जी अगर वो कैरेक्टर ना होता तो मैं इस तरह ना सोच पाता। जी जी, तो मैं पहले से सोच के कोई गीत नहीं लिखता हूँ, सिचुएशन सुनने के बाद। अब उस आजकल धुन का बहुत रिवाज है। जी अच्छा, धुन कभी कभी हमारे टोन को इन्फ्लुएंस कर जाती है। जी जी, मसलन बहुत चंचल किस्म का की वो है सिचुएशन, लेकिन धुन थोड़ा सा Subdued है, मेलेडी होने की वजह से सोबराइटी आ गई है। सोबराइटी आ गई तो है। हमको धुन को फॉलो करने के लिए अल्फाज में भी थोड़ी सी वो रंग, थोड़ा सा वो रंग लाना पड़ता जी है। जी जी, और इस तरह से हम बहुत बंध जाते हैं। कहा जाता है, अभी कुछ दिन पहले ये बहस उठी थी कि साहब कंपोज़र बड़ा होता है, कंपोज़र बड़ा होता है। ये है, मैं ये कहता हूँ कि साहब एक तो सिचुएशन हमें दी जाती है, दूसरे आप धुन पहले दे देते हैं, जी, तीसरा आप हमसे नया भी कुछ चाहते हैं, हर तरह से कैद कर लेते हैं, हर तरह से बांध देते बांध देते हैं। हैं। तो हमारा काम ज्यादा हुआ या आपका काम बिल्कुल, ज्यादा? हमारा काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल हम तो आपको भी कांधे पे बिठा के चलते हैं। सही, और गाने वाले अच्छा, गाने वाले की दुश्वारी जो है वही हमें नजर में रखनी पड़ती है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक फिल्म बनी थी शमो परवाना, उसमें मैंने एक पुराना कोई वो है पंजाबी का की लाइन वो मैंने ली थी कि वो मरने से नहीं डरते जिनने सबक मोहब्बत वाला सीखा। वाह, अच्छा, अब रफ़ी साहब गा रहे हैं, अब रफ़ी साहब गाएं जिनने सबक मोहब्बत वाला सीखा। अरे रफ़ी साहब सबक नहीं है, सबक है। आखिर तक वो सबकी ही गाया उन्होंने, और अगर वो गीत मिले आपको तो आज भी आप सुन सकते हैं, सबक नहीं गा सकते। तो हमारी दुश्वारी ये होती है कि सिंगर जो है उसके लिए कौन से अल्फाज मुनासिब होंगे। जी जी, हम तो इतनी बातों का ख्याल करते हैं लिखते वक्त, तब जाके हमारा काम पहुंचता है, और उसके बाद ऑडियंस के नज़दीक हमारा कोई शुमार नहीं होता। गाने वाला नंबर अव्वल पे है, कंपोजर नंबर दूसरे पे है, राइटर का कहीं पता है कभी नहीं है। ये अच्छा, जैसे आपने अभी फरमाया कि ज़बान
दुश्वारियां भी पैदा करती है और एक माहौल भी बनाती है। जी जिस वक्त आपने ये गज़ल लिखी थी, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, जी उठती हर निगाह खरीदार की तरह, जी। तो उस वक्त आपने सोचा था कि ये इतनी सख्त और सकील किस्म की गज़ल है, ये आवाम तक पहुंचेगी और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? बहुत एक्सेप्ट की गई, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उस वक्त क्या आपके दिमाग की साइकोलॉजी थी? दरअसल ये गज़ल मैंने अपने तौर पे लिखी थी, जी किसी फिल्म के लिए नहीं लिखी थी, जी, अदबी उस पर एतबार से लिखी लिखी थी। थी। और इसमें सबसे बड़ी जो है बात जो इसमें कही है मैंने, मैं नौहा समझे ना आप, जैसे किसी के लिए दुख का इजहार किया जाए, जी जी नौहा मरसिया, जी जी वो कैफियत है जी कि जब आर्ट कमोडिटी बन जाए, जी आर्ट बेचा और खरीदा जाए, जी। आर्टिस्ट बेचा और खरीदा जाए, तो मैं समझता हूँ कि आर्ट की इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल। चुनाचे मैंने लिखा, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, जी, गली कूचों में जो मता बिकाऊ पड़ा रहता है, अब हम वो बन गए। जो आता है उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, जो आता है हमें खरीदने आता है। तो ये हमने जब हम पढ़ते थे तो राजेंद्र सिंह बेदी आंसुओं से रोने लगते थे। राजेंद्र सिंह बेदी हमारे बहुत बड़े अफसाना निगार, उर्दू के 2-3 बड़े अफसाना निगार जो है, मिंटो, बेदी, कृष्णचंद्र, बिल्कुल, इसके बाद कोई नाम आता हो, ये 3 बड़े नाम हैं। और आप इंटरनेशनली इनको जहां चाहे रख दे, किसी जबान के शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में ये किसी से नीचे नहीं। बिल्कुल। तो बेदी वाज वन ऑफ देम। तो बेदी भाई, मैं भाई इसलिए कहता हूँ, मेरे उनके रिश्ते बहुत गहरे थे, तो वो रोने लगते थे। जब उनकी फिल्म में एक सिचुएशन आई तो उन्होंने कहा, मैं मजरू भाई ये रखूंगा। मैंने कहा, बेदी भाई हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, समझना तो अलग रहा, कोई अदा नहीं कर पाएगा, तो फिल्मों में जरा आप कहें तो इसे आसान कर दूं। कहले, नहीं मजरू भाई, इस शेर ने मुझे बहुत रुलाया है, मैं तो इसको ऐसे ही रखूंगा। और एक चूंकि वो उससे सीनियर थे, उन्होंने बड़ी उम्दा, बड़ी आर्टिस्टिक बात कही। उनका और एक बात सुन लीजिए और याद रखिए। मैं जी फरमाइए। उनका अगर अल्फाज का सिलेक्शन करेक्ट है तो उसका साउंड कैप्चर करेगा, आप इसकी फिक्र मत। क्या बात है। और साहब किया, क्या कितना मकबूल। हालांकि मैं डरा हुआ था, मगर बेदी बहुत मुतमईन थे अपनी जगह पर। बहुत अच्छी बात कही। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो वो असल में क्या था की बात है, एक घरेलू औरत है जी, उसको इत्तेफाक से मुजरा गाना पड़ता है, माहौल ऐसा बन जाता है कि उसको मुजरा गाना पड़ता है। वहां पर वो कहती है, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, यहाँ चिपकाए उन्होंने जाके। तो ये गजल पहले थी, उन्होंने 2-3 शेर उठा के, इसीलिए इसमें मेरा तखल्लुस दे देखेंगे आप, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम। हालांकि मक्ते का ताल्लुक कहीं और से था, मगर उन्होंने उसका वहां पर लगाया और अच्छा लगाया। मजरूह साहब, अभी आपने इतना कुछ बताया कि हम सुनने वाले, हम देखने वाले अपने माजी की तरफ लौट रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े संगीतकारों के साथ, हमारे फिल्म संगीतकारों के साथ आपने काम किया, उनके साथ आपका काम करने का क्या तजर्बा रहा, क्या यादें रहीं, क्या बातें रहीं, कुछ बताइए। हर एक के साथ नया तजुर्बा रहा जी। हर शख्स, हर एक कंपोजर का मिजाज अपना होता है जी, उनके सोचने का तरीका भी अलग होता है, अल्फाज की पसंद का तरीका भी अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बात कंपोजर को बात बहुत पसंद है, बात को बिल्कुल नहीं पसंद है। जी जी। तो इन तमाम हालात से हमें गुजरना पड़ा मुख्तलिफ कंपोजर के साथ। तो माजा नौशाद साहब चूंकि लखनऊ के और पढ़े लिखे आदमी जी, इसलिए उनके साथ हमें दुश्वारी नहीं हुई जी जी। अनिल विश्वास बीइंग एन बंगाली, उनको उर्दू के और उर्दू शायरी के बारे में काफी मालूमात। अरे वाह। उन्होंने, वो बैठे ही हैं उर्दू शायरों के बीच में, तो इसलिए उनके साथ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बाद में जैसे एस.डी. बर्मन है, आर.डी. बर्मन है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, मदन मोहन के साथ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ये कल्याण जी आनंद जी हैं, इन लोगों के साथ हम उतने फ्री जबान के बारे में, लैंग्वेज के बारे में नहीं हो सके जितने लोगों के साथ रहे हैं। वजह क्या रही? यही कि ये इसको समझेंगे नहीं और इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बात ही ऐसी क्यों करेंगे, बाद में यही ऐसी बात करें। एक फिल्म में गाना था O.P. नैयर का जो मैंने लिखा था, हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का। वाह, बड़ा मशहूर गाना था जी। तो वो बोला कि हमदम बदल दो, इसलिए कि उसी के गीत में हमदम एक जगह में लिख चुका था, हमदम मेरे
हमदम मेरे हाँ, खेल हमदम न मेरे हाँ, खेल न जानो, हाँ, ऐसा कुछ था। चाहत के इकरार का। हाँ, 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 तो वो सोचता था ये कि हमदम एक दफा मैं लिख चुका हूँ, दोबारा क्यों लिखूं। अब मेरा ये कहना था कि भाई एक लफ्ज हमेशा के लिए बंद हो जाए कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल, और क्या। अब ये हम जानते हैं कि ये क्या मुनासिब या नहीं। चुनाचे बात यहाँ तक पहुंची को कहने नहीं साहब इसको बदलना पड़ेगा रिकॉर्डिंग पर। मैंने कहा मैं तो नहीं बदलूंगा, कोई वजह बताओ। साउंड के एतबार से पूरा न पड़ता हो, मफहूम के एतबार से पूरा न पड़ता हो, तुम्हारे मीटर के एतबार से पूरा न पड़ता हो तो मैं बदल दूंगा। लेकिन सिर्फ ये कि तुमको नहीं पसंद है, तुम उर्दू जानते कितनी हो जो तुम अपनी पसंद नापसंद हम पर इम्पोज कर रहे हो। तो उसने फिर जीपी चिप्पी उसके प्रोड्यूसर थे उनसे कहलवाया। तो चिप्पी साहब ने कहा मजरूर साहब बदल दीजिए ना। तो मैंने खुला हुआ जवाब दिया, मैंने कहा था आप राइटर बदल दीजिए, लफ्ज नहीं बदलूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो आखिर बाद में वो चला। हाँ, मकसद यही कि लफ्ज की मिजाजना जिस तरह सुर के मिजाजना आप हैं, जी जी, हमें हक दीजिए कि लफ्ज की मिजाजना हम हो। हालांकि आजकल के लौंडे बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। जी जी जी, ये नए नए म्यूजिक डायरेक्टर जो है हाँ जी, बहुत फसाद बर्पा करते हैं। साहब ये लफ्ज कुछ अब क्या होता क्या है, लैंग्वेज पर उनको कमांड नहीं है। जी जी, उसको ठीक से वो हजम नहीं कर पाते, अदायगी नहीं हो पाती, अदायगी नहीं कर पाते, तो उनको मजा नहीं आता, कहते हैं इसको बदल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा, सही बात। वो सीधी अच्छी खासी बात को बदलवाने लगते हैं। आजकल ये बहुत चल पड़ा है और मेरे पास बड़ा झगड़ा होता है। चुनाचे आप ये देखें कि इस वक्त मेरे पास नई फिल्म कोई नहीं है, कोई नहीं। हालांकि मेरा नाम बहुत है लेकिन कोई नहीं। यही वजह है कि मैं सबको डांट देता हूँ। ये लड़के जो आजकल मैं सीधा डांट देता हूँ, ये क्या बदतमीजी, क्या बेहूदगी है। जब जो चीज तुम्हें मालूम नहीं है तो उनसे दखल क्यों देते हो। सही बात। जिनका इन्फ्लुएंस हम आज ले रहे हैं पॉप सॉन्ग वगैरह, उनकी तो शायद हिस्ट्री 1000 साल भी नहीं होता, 500 साल, बल्कि अमेरिका के 500 साल भी मुश्किल से निकलेगी, नहीं हुए। 1000 साल मुश्किल से निकलेगी इंग्लैंड की। हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है। हाँ, तो इतनी गहरी तहजीब हमारी, उसका मजाक उड़ रहा है और हमको हमारे सर पे लादा जा रहा है कि रुपया फेंको चमन्नी उठा लो। समझ गया। तो इस तरह से आज जो मॉडर्न सॉन्ग राइटिंग जिसे कहते हैं वो साहब आधा तीतर आधा बेटे, न वो उर्दू होती है, न वो हिंदी होती है, न वो अंग्रेजी होती है, खुदा जाने वो क्या होती है। मजरू साहब, ये हर संगीत प्रेमी जानता है कि मजरू सुल्तानपुरी साहब के नगमों में जितनी गहराई है उतनी सादगी है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों का इंतखाब इतना एप्रोप्रिएट एज़ पर द सिचुएशन एंड एज़ पर द लिसनिंग वैल्यू होता है कि हर गाना हर एक की ज़बान पर आसानी से आ जाता है। ये तो रही बात आपकी सादगी की अदायगी की, लेकिन कुछ गीत ऐसे भी होंगे जिनमें आपने बहुत गहरी फिलॉसफी रखी होगी, इतने सादे अल्फाज में कि लोग अल्फाज की सादगी में ही रह गए और गहराई तक नहीं पहुंचे। और जो गाने बहुत, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ही टॉप हिट हो गए गाने, कुछ ऐसे गानों के बारे में बताइए कि जिसमें आपने वेदांत, दर्शन और आध्यात्म का पुट भी दिया हो, वो रोमांटिक भी लगे हों और गहरे भी लगे हों और उनमें सादगी भी झलकती हो। 3 मिसालें तो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं। जी जी, फरमाएं। है तो बहुत सी, मगर इस वक्त सारे 3 ही आ रही हैं। मसलन दोस्ती फिल्म में अंधा एक किरदार है जी, लेकिन तसव्वुफ में हमारे यहाँ सूफीज़्म में जी ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम जिधर भी जाते हो मेरी तरफ आते हो। वाह। कुरान कहता है ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, वाह, जिधर मुंह करो उधर खुदा है। वाह वाह, क्या बात है। तो बात दोनों की एक है। एक है। मेरे सराहना गीता रखी रहती, मैं गीता को वाह वाह, जमीन की किताब नहीं मानता हूँ, आसमानी किताब कुरान की तरह मानता हूँ। क्या बात है। और उसकी इज्जत करता हूँ मैं गीता की। और मेरे सुनने वाले जो हैं मैं उनसे कहूँगा आप भी कीजिए, वाह। इसलिए कि गीता कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक छोटी सी किताब में जिंदगी का कौन सा पहलू जो नहीं है। नहीं, बहरहाल वो बात जरा सा बहक गई जी। तो अब उसमें वो कहता है, अब देखिए गीत है, वो कह रहा अंधा है, तो कहता है अपने दोस्त से रूठा हुआ है वो, लेकिन दोस्ती तो नहीं छोड़ी उसने, शख्स से नाराज हो गया है वो। तो कहता मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। क्या बात, आध्यात्म है ये। तो जाहिर है ये सूफीज्म का शेर है, जो जिसको मैंने उस फिलॉसफी को उसके ऊपर वारिद किया है। वाह वाह। उसके बाद राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, ये आता है जी जी गीत। जी जी। मगर ये दोहा जो है आपको ऑडियो में नहीं मिलेगा, फिल्म में मिलेगा। जी जी। इसी तरीके से
वो एक पिक्चर बनी थी ममता, जी। उसे हमारे मशहूर अफसाना निगार कृष्णचंद्र उसका स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अच्छा। उनका भी मजरू मुझे यहाँ पर गालिब का वो शेर चाहिए, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिना हो गई। वाह वाह। के लालो गुल में वो सूरतें जो मिट गई हैं, जमीन में मिल गई हैं, वो जमीन से जो लालो गुल उगे हैं उनमें कुछ उनकी झलक मिलती है, और क्या क्या सूरतें होंगी जो अब दिखाई नहीं देती। ये मफहूम चाहिए। तो मैंने दिया साहब। अच्छा, मुझे धुन पे लिखना पड़ा। ओहो, ये बंदिश। जी हाँ, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। वाह वाह वाह। उसी बात को मैंने अपने अल्फाज में इस तरह कहा। वाह। या एक जगह पर यह है, मुझे एक कैरेक्टर मिला पढ़ी लिखी लड़की का, तो उसका महबूब उससे रूठ के जा रहा है। तो मेरे ध्यान में आया कि मैं यहाँ से चलूँ कि वो लड़के को लाजवाब कर दे। तो लाजवाब करने के लिए मुझे ये फिलॉसफी ध्यान में आई कि वेदांत में भी और कुरान में भी औरत को धरती कहा गया। कुरान में खेत कहा गया है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, और वेदांत में धरती कहा गया। तो मैंने उससे ही अदा करवाया कि कहना ये चाहती है कि जाओ तुम जमीन ही पर रहोगे ना, कहाँ जाओगे। कहना तो उसको ये है। तो मैंने इस तरह कहा कि वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो उसके पीछे ये फिलॉसफी है, लेकिन सुनने वाला जो है उसकी सिर्फ शायराना हैसियत को देख के उसी में मगन हो जाता है। इसके पीछे कितना क्या कुछ है, मंजर क्या है, वो कम लोगों की नजर पहुंचती होगी, और मैं चाहता भी नहीं कि पहुंचे, इसलिए कि वहाँ फिल्म का गीत जो है इस फिलॉसफी में बहुत ज्यादा डीप जाता है। आप जिनकी आंखों में एक इतिहास है, जिन्होंने एक जिंदगी का लंबा सफर तय किया है, कुछ ऐसी बात कहें, कोई ऐसा संदेश दें जो हम लोग अमल में ला सकें। देखिए, संदेश तो मेरा बहुत सीधा सीधा ये है कि साहब, आप हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी एस्थेटिक्स यानी जमालिया सौंदर्य, इसको मत भूलिए। लेकिन मैं आपकी दुश्वारियों को भी समझता हूँ। ये तब्दीली पहली बार आई जब अंग्रेज़ आया यहाँ। अंग्रेज़ के आने के बाद हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब जो फ्यूडल तहजीब थी उसमें थोड़ा सा चेंज आया, और कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ा। वो इन्फ्लुएंस आज पीक पर है जी। और पीक पर होने की वजह से आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते अपने बच्चे को तो आपका बच्चा बेरोजगार रह जाता है, पिछड़े हुए हो गए। जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं जाहिर उसमें वो कल्चर उसको इन्फ्लुएंस करता है जी। तो अब आप आज का नौजवान जो है वो बेचारा मजबूर है इस बात पर कि वो वेस्ट को भी साथ लेकर चले, लेकिन हम उससे यही कहेंगे तुम जरूर वेस्ट को साथ लेकर चलो। अगर तुम जीन पहन रहे हो जीन पहनो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी धरती यही है, तुम हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन या इंग्लिशमैन नहीं हो। और इसी तरीके से गीतों के पसंद में, म्यूजिक के पसंद में, लिबास के पसंद में, खाने पीने की पसंद में भी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। बस यही मैं अर्ज करूँगा कि जितना हिंदुस्तानी आप रह सकते हो वो उतना आपके लिए भी भला है, हिंदुस्तान के लिए भी भला है। मजरू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज के इस दौर में आपके जैसे लोग भी हैं जिन्होंने वैल्यूज़ और कल्चर और अपने मादरे वतन की खुशबू को बरकरार रखा है अपने गीतों के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, अपने उपदेशों के ज़रिए। मैं सब पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सबको सलाम करता हूँ। शरह गम तो मुख्तसर होती गई उनके हुजूर, लफ्ज़ जो मुँह से ना निकला दास्तां बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या खूब कहा है, इसमें आध्यात्म है, इसमें दर्शन है, ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है, हम सब के लिए है। मजरू साहब ने ज़रूर कहा ये शेर, मगर जो ज़िंदगी से वाबस्ता है, ज़िंदगी को जानता है, जानने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है कि ये शेर वो खुद कह रहा है। जब शायरी का फैलाव इतना वसी और बड़ा हो जाता है तो शायर खुद ब खुद बहुत बड़ा हो जाता है।